अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने एक घर खरीदा है और ये घर उसने होम लोन लेके ही खरीदा है। उसके पूरे प्रोसेस के दौरान मैं उसके साथ में ही था और उसका जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है या जो बातें मुझे पता चली हैं होम लोन लेने के लिए, वो बातें मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग होम लोन लेने की सोच रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि भाई होम लोन मिलता किस तरीके से है, प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है और फाइनली में जो लोन का चेक होता है वो किस तरीके से मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, कौन सा बैंक सही रहेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, और जो कोई भी इससे रिलेट कर पाए, मतलब किसी ने लोन लिया हो और उसको मेरी बात सच लगे तो प्लीज़ वीडियो को मैं कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि जो हमारा होम लोन होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे मिलता है आपको। जैसे कि अगर आप फ्लैट खरीदते हो, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड यहाँ पर, अगर आप फ्लैट यहाँ पर खरीदते हो तो भी आपको होम लोन मिल सकता है। इसके अलावा आप होम खरीदते हो, मतलब घर खरीदते हो, तो आपको होम लोन मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप प्लॉट लेते हो या फिर प्लॉट को बनाने के लिए भी लोन अगर आपको चाहिए तो उस केस में भी आपको होम लोन मिल सकता है। जो मैं दोस्त की बात बता रहा हूँ आपको, मैं उस दोस्त ने प्लॉट लिया था। ठीक है, उसने प्लॉट खरीदा था, साथ ही साथ उसने कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसे लिए हैं लोन के रूप में। हालांकि उसने जो कंस्ट्रक्शन का लोन लिया था वो उसने बाद में लिया है, पहले सिर्फ उसने होम लोन लिया था प्लॉट के लिए। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ एक साथ में भी ले सकते हो और चाहो तो बाद में भी ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास पैसा कुछ पड़ा हुआ है, आप सोचोगे चलो भाई पहले मैं खुद अपना पैसा लगा के देख लेता हूँ, उसके बाद अगर कम पड़ेगा तो मैं फिर बनाने के लिए लोन ले लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी मर्जी है, नहीं तो आप दोनों चीज़ें इकट्ठे भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, अगर मान लीजिए आपको दुकान खरीदनी है, आप सोच रहे हो भाई मैं दुकान खरीद लूँ कहीं पर, या दुकान की कोई जमीन है वो खरीद लूँ, मतलब कॉमर्शियल चीज़ है, उस केस में आपको जो लोन मिलेगा वो होम लोन नहीं रहेगा। ठीक है, वो रहेगा आपका कॉमर्शियल लोन। तो ये चीज़ आप देख लेना कि आप रेजिडेंस इलाके में कहीं पर प्लॉट या फिर घर खरीद रहे हो तो उसके लिए होम लोन मिलेगा, और अगर आप कमर्शियल में कोई लैंड या फिर कुछ बना खरीदते हो तो उसमें आपको कमर्शियल लोन लेना पड़ेगा। वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगी, उसकी एक अलग वीडियो हो जाएगी। फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर से बात कर रहे हैं होम लोन की। यहाँ पर गाइस एक चीज और भी है, वो है लैप, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये लोन उन लोगों को मिलता है बेसिकली, मान लीजिए अगर आपके पास घर है और उस घर के मतलब घर को गिरवी रख के आप लोन लेना चाहते हो तो वो आप लोन ले सकते हो। उस केस में उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ठीक है, तो वो अलग चीज है और होम लोन अलग चीज है। अगर आप बने बनाए घर पे लोन लेना चाहते हो तो वो अलग चीज हो गई, और होम लोन होता है वो अलग चीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं होम लोन की, जो कि मेरे दोस्त ने खरीदा था। एक जमीन खरीदी थी उसने और उस पर उसने मकान बनाया है लोन लेके। इसके बाद एक चीज आती है लोन टू वैल्यू, यानी कि LTV। तो ये चीज क्या होती है और ये आपके होम लोन में क्या भूमिका निभाती है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, चाहे जमीन हो, चाहे घर हो, चाहे फ्लैट हो, अगर उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको 90% ऑफ मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। मान लीजिए 30 लाख तक की प्रॉपर्टी आप अगर आप बाय कर रहे हो तो उस केस में आपको 90% तक लोन मिल सकता है, मतलब कि 27 लाख रुपए तक आपको लोन मिल सकता है। आपको सिर्फ 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको 80% आपके जो लोन अमाउंट है उसका मिल सकता है। मान लीजिए 70 लाख की 70 लाख, मान लीजिए 70 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका 80% यानी कि आपको करीब 56 लाख रुपीस मिल सकते हैं, और बाकी का अमाउंट आपको अरेंज करना पड़ेगा डाउन पेमेंट के रूप में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 75 लाख रुपए या फिर 75 लाख रुपए से ऊपर है तो उस केस में आपको 75% लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना कि आप जो भी घर खरीदने की सोच रहे हो या जो प्लॉट खरीदने की सोच रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू है क्या। मान लीजिए वो 1 करोड़ की है तो उस केस में आपको 75% तक पैसा बैंक से मिल जाएगा लोन के रूप में, और बाकी पैसा आपको ही अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज आप देख लेना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोन टू वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है होम लोन लेने से पहले, क्योंकि होता है कई बार कि मार्केट में एक चीज फैली होती है कि भाई 90% तक लोन मिल जाएगा। आपने देखा होगा जो पोस्टर लगा कर रखते हैं बैंक वगैरह भी, या फिर दुकान होती है बहुत सारी, जो एजेंट बैठे होते हैं उन्होंने वहाँ पर पोस्टर लगाया होता है कि भाई यहाँ पर 90% तक होम लोन मिल जाएगा। तो 90% मिलेगा किसको, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए तक होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो और आपको 90 लाख रुपए बैंक दे देगी, आपको सिर्फ 10 लाख रुपए देने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझनी जरूरी है। उसी के बाद जो लोन का चीज़ें होती हैं भाई समझने में आसानी रहती है कि भाई हमें लोन आखिर में मिलेगा कितना। हो सकता है कि हमारे पास बाकी पैसा हो ही ना, तो उस केस में जो लोन वाली बात है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्स होम लोन कितना मिल सकता है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के बिना तो मेरे हिसाब से होम लोन लेने की सोचना भी मतलब बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो देखिए जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो क्या होती है, 5 टाइम्स मिल सकता है आपको एनुअल इनकम का। मान लीजिए आपकी साल की इनकम, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो और आपकी जो साल की इनकम है वो है 10 लाख रुपए, तो उस केस में आपको 5 गुना यानी कि 50 लाख रुपए तक होम लोन मिल सकता है इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब कंफर्म नहीं कह रहा मैं,
मैं सिर्फ एक आइडल सिचुएशन बता रहा हूँ कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, उस केस में बता रहा हूँ मैं कि आपको 50 लाख रुपए तक यानी कि आपकी इनकम का 5 गुना तक आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है बट आपका सिविल स्कोर ख़राब है, आपने जो पहले कभी कुछ लोन पे लिया था वो आपने टाइम पे नहीं भरा, तो उस केस में आपको लोन नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं वीडियो देख के आया था और वहाँ पर मुझे बताया गया था कि भाई 5 गुना मिल जाएगा और आप मुझे 5 गुना दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एक नॉर्मल है, एक आइडल कंडीशन में है कि आपको सब कुछ अच्छा है और उस बेस पर 5 गुना तक आपको मिल सकता है। ठीक है, अब 5 गुना की जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपकी, मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी आती है आपकी, आप एम्प्लॉय हो, तो उस केस में हो जाएगा 5 गुना। मान लीजिए आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस के बेस पे आपकी जो ITR भरी जाती है, आप जो ITR भरते हो उस ITR में जो वैल्यू आप दिखाते हो कि भाई मेरी इनकम इतनी हुई है तो उसका 5 गुना आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो ITR वाली कंडीशन है, जो मतलब बिजनेसमैन पर्सनस हैं जो, उनके केस में यहाँ पर जो मैक्सिमम होम लोन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप नौकरी करते हो, आप एम्प्लॉय हो, तो उस केस में तो भाई सिंपल है कि आपकी जो इनकम है उसका 5 गुना आपको होम लोन मिल सकता है। बट अगर आप बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन में आप भरते हो ITR, बट मान लीजिए आप ITR कम भरते हो, जैसे कि मान लीजिए आप पहले नौकरी करते थे, आपने नौकरी छोड़ दी, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पर आपकी इनकम मान लीजिए 20 लाख रुपये सालाना हो रही है। ठीक है, और आप सोचते हो यार कि 20 लाख रुपये सालाना हो रही है, तो ऐसा करता हूँ 12 लाख रुपये तक छूट है सरकार की, तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी इनकम 12 लाख रुपये के अंडर दिखाता हूँ, बाकी 8 लाख रुपये दिखाता नहीं, वो दिखा दूंगा कि खर्चे हैं ये। ठीक है, तो उस केस में आपकी रियल इनकम तो 20 लाख रुपये, बट आप दिखा कितने रहे हो, 12 लाख रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप बिजनेसमैन होंगे और आप लोन लेने जाओगे तो ये चीज़ बैंक वाला जानता है कि आप बिजनेसमैन हो, और उस केस में अगर आप 12 लाख रुपए की ITR दिखा रहे हो तो वो बैंक वाला सोचेगा कि भाई पक्का इसकी इनकम कम से कम 25 लाख रुपए होगी। ठीक है, तो वो आपके केस में, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आपके केस में वो आपको बोलेगा कि आप ऐसा करो, या तो आपने जो ITR दिखाई है यानी कि 12 लाख रुपए इनकम दिखाई है उसका 5 गुना यानी कि 60 लाख रुपए लोन ले लो, या फिर आप ऐसा करो जितने आपकी वैल्यू है, मतलब कि जितने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, जितने क्रेडिट हुए हैं, जो कि आप खर्चे बताते हो, तो उसके बेसिस पे मान लीजिए 25-30 लाख रुपए की एंट्री हुई है आपके अकाउंट में, तो 25-30 लाख रुपए का 5 गुना आप ले लो। ठीक है, 2 कंडीशन आपको मिल जाएंगी अगर आप बिजनेसमैन हो तो, और अगर आप नॉर्मल नौकरी करते हो तो उस केस में आपकी इनकम जो सैलरी आती है उसके बेस पे रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा हो जाता है। और बिजनेसमैन आपने देखा भी होगा कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो आराम से लोन ले लेते हैं, उनको आराम से लोन मिल भी जाता है, क्योंकि बैंक जानता है कि भाई जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा पैसा कमाता है और वो लोन ईजिली भर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाती है अगर आपका बिजनेस होता है तो। और वहीं पर अगर आपकी नौकरी होती है, सैलरी आती है आपकी, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक फिक्स रहता है कि भाई आपकी फिक्स इनकम इतनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको भरने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये कुछ चार्ज तो इसमें ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त की कंडीशन में कुछ चार्ज ऐसे होते हैं जो आपको पहले देने पड़ते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, अगर आपको एजेंट का फ़ोन आया होगा किसी लोन वाले का, तो उसने आपको बताया होगा कि सर इतना खर्चा है फाइल बनाने का, या फाइल चार्ज इतना है। तो वो जो फाइल चार्ज है वो लोन लेने से पहले की बात बता रहा है। वो मान लो आपको लोन लेना है तो वो आपको बताएगा भाई हम आपकी फ़ाइल बनाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखेंगे सब कुछ, और उन डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना के बैंक को देंगे, बैंक में सबमिट करेंगे और उस बिहाफ पर आपका लोन अप्रूव होगा। ठीक है, तो जो फाइल बनाई जाएगी उसका चार्ज कटेगा, मान लो 5,000 रुपये लग रहा है, 10,000 रुपये लग रहा है, तो वो चार्ज आपको पहले देना पड़ेगा। इसीलिए गाइज मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कल की वीडियो में कि अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी कि अगर आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि भाई मुझे लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उस केस में जो आपका फाइल चार्ज लगने वाला है, जैसे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जो भी पहले लगेगा वो आपका बच जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और 5,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए और आप वेट कर रहे हो, उसके बाद जो एजेंट होता है वो आपको बता रहा है कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स में एक कमी है या फिर आपको हम लोन नहीं दे सकते, तो उस केस में आपको जो 5,000 रुपये गए वो बेकार चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया रहेगा गाइज कि आप पहले मेरी वो वाली वीडियो देख लो जो कल मैंने डाली थी, कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये चीज़ है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, तो उस केस में आपके जो पैसे हैं फाइल चार्ज वाले वो बच सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरी तरह फाइल चार्ज आपने दे दिया और आपका लोन भी अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह लिखी हुई है ये तो बेसिकली आपकी कटेगी। ये कटेगी कब? आपकी जब आपको लोन मिल जाएगा, मतलब लोन जब मिल जाएगा उसमें से, जैसे मान लीजिए आप 18 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, तो 18 लाख में से मान लीजिए 25,000 रुपये कट के आपको मिले हैं। तो जो पैसे कट के मिले हैं आपको वो इन्हीं चीज़ों के कट के मिले हैं एक तरह से, ये समझ लो आप। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ फाइल चार्ज जो कि एजेंट आपको बोलेगा वो अलग चीज़ है, वो आपको लोन लेने से पहले ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद ही एजेंट आपका काम करेगा, आपकी फाइल बनाएगा और उसके बाद
लोन मिले या नहीं मिले अलग बात है वो, ठीक है। बाकी जब लोन मिल जाएगा तो वहां पर भी कुछ अमाउंट कट के मिलेगा, जो अमाउंट कट के मिलेगा आपको वही यही चीज है भाई, प्रोसेसिंग फीस कट गई आपकी, लॉयर के पैसे कट गए, वैल्यूएटर के पैसे कट गए। अब लॉयर कौन होता है, देखिए जो प्रॉपर्टी आप लोगे तो बैंक वाले प्रॉपर्टी को चेक करवाएंगे, आपको पता होगा कि बैंक वाले आते हैं, प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो जो चेकिंग का खर्चा होता है भाई, कागज निकलवाएगा बैंक में, ये लॉयर जो होता है प्रॉपर्टी के कागज निकलवाएगा, चेक करेगा कि भाई पहले लोन था कि नहीं था, इस पर सब चीज चेक करेगा, ठीक है। तो इस चेकिंग में ही जो खर्चा होता है, जो फीस कटती है, उसी का बैंक चार्ज करता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना। कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि चलो मैंने 25 लाख का लोन लिया है और 25 लाख रुपए का ही चेक मुझे मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ अमाउंट कट के आपको मिलता है, जो अमाउंट कटता है वो यही चीज होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर स्टेज क्या है भाई, प्रोसेस क्या होता है लोन लेने का। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। आपको लोन लेना है, मेरे दोस्त को लोन लेना था, सिंपली वो बैंक गया, अलग अलग बैंक गया, कभी SBI गया, कभी ICICI गया, कभी किसी बैंक में गया, उन सबको बोला कि भाई मुझे इस प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है और मेरी ये सैलरी है, मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ या प्राइवेट जॉब या फिर सरकारी जॉब है, जो भी चीज है, या फिर मेरे बिजनेस है, वो सब चीज उसने बताई वहां पर। और उसके बेस पर बैंक घूमता रहा वो, फिर किसी एक बैंक में जाके वो एग्री हुआ, ठीक है। हालांकि जो मेरे दोस्त है वो गवर्नमेंट जॉब वाला है, तो गवर्नमेंट जॉब के केस में उसको आसानी से लोन मिल गया था, सही बताऊं तो मैं, और उसको सरकारी बैंक से ही लोन मिला था। और सरकारी बैंक की खासियत गाइस ये रहती है कि भाई उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो सरकारी जॉब सबकी तो होती नहीं है, बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी मैं पता नहीं उनमें से कितने लोगों की होगी, जिन लोगों की सरकारी जॉब है प्लीज कमेंट में लिख देना भाई उनकी सरकारी जॉब है, ठीक है। सरकारी जॉब वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो एक तरह से एक सॉलिड जॉब है, मतलब सॉलिड बेस है, और वहां पर बैंक इजीली दे देता है। चलो भाई सरकारी जॉब है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है, पता चला कि अगले महीने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सरकारी जॉब कौन छोड़ता है, ठीक है। तो वही चीज है कि मतलब बैंक आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई लोन क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, ये प्रॉपर्टी है, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी ये सैलरी है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ये डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ आपको ये बात खुद ही करनी पड़ेगी आप, ठीक है। ये तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी ऐप होती है, बैंकों की ऐप होती है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। वहां से आपको खुद ही कॉल आ जाएगा और वो आपसे डिटेल्स वगैरह मांग लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप नौकरी करते हो तो वहां पर आपको सैलरी स्लिप वगैरह देनी पड़ेगी, अपना काम है तो ITR वगैरह देना पड़ेगा, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यानी डॉक्टर वगैरह जो होते हैं उस केस में भी आपको इनकम का प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा आपका, बैंक क्या करेगा भाई, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा। क्रॉस मतलब कि वो पीछे से, मतलब आपकी एक तरह से क्रेडिट स्कोर चेक करेगा कि भाई पहले इस बंदे ने लोन लिया था, कभी मोटरसाइकिल खरीदी या फिर कभी फोन खरीदा, कभी कुछ खरीदा या कुछ पहले प्रॉपर्टी कभी ली हो, उस पर लोन लिया हो, और उसकी टाइमली पेमेंट हुई है कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि पहले वाला लोन डिफॉल्ट में चल रहा हो, पहले वाला लोन उसमें भरा ही नहीं हुआ। ये सब चीज बैंक चेक करेगा। बैंक की सरदारी है, बैंक खुद चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद आती है चौथा स्टेप, बैंक एम्प्लॉय विल विजिट योर होम टू वेरीफाई योर एड्रेस एंड आल्सो द बिजनेस और जॉब व्हाटएवर। जो बैंक एम्प्लॉय होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त के घर पे भी वो आया था और मेरे घर पे भी आया था जब मैं लोन ले रहा था। हालांकि मुझे लोन मिला नहीं है, रीजन क्या था वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया, ठीक है। तो जो बैंक का एम्प्लॉय होगा वो आपको घर विजिट करेगा कि भाई आपका घर कहाँ है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है भाई, आप कहाँ पे रहते हो, आपका एड्रेस कहाँ है, सब चीज वो वेरीफाई करेगा। अगर आपका बिजनेस है या फिर जो भी है वहां पर वो आके विजिट करेगा, ठीक है। तो सब चीज वो चेक करेगा, उसके बाद ही आगे काम प्रोसेस शुरू होगा। इसके बाद 5वें नंबर पे क्या होगा, बैंक विल विजिट प्रॉपर्टी। बैंक फिर विजिट करेगा उस प्रॉपर्टी को जो आप बाय करना चाहते हो या फिर जिसके लिए आपको लोन चाहिए, जिसके लिए तामझाम हो रहा है, वो बैंक चेक करेगा भाई अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी आपको लेनी है। हमने आपको देख लिया, आपका सब कुछ सही है, आप यहाँ पे रहते हो, आपका एड्रेस भी कंफर्म है, अब हमें बताओ कि भैया आपको जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो कहाँ पे है। अब उस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज चेक करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है, डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा, और उसके पिछले 13 सालों की हिस्ट्री, मतलब पूरी चैन सिस्टम चेक करेगा कि ये प्रॉपर्टी पहले किसकी थी, फिर उसके बाद किसकी थी, उसके बाद किसकी थी, आप तक कैसे पहुंची, सब कुछ, मतलब आप तक पहुंची नहीं, सॉरी, बट ये मतलब आप तक पहुंचने से पहले जो सेलर है उस तक किस तरीके से पहुंची, सब कुछ वो चेक करेगा, चैन सिस्टम चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद आएगी वैल्यूएशन की बात। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोन लेना है 20 लाख रुपए का, तो बैंक पहले चेक करेगा, चेक करवाएगा आपकी प्रॉपर्टी को, पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 लाख रुपए है तो बैंक 20 लाख दे देगा। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 15 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, तो वो 20 लाख रुपए का लोन रिजेक्ट कर देगा, सीधी बात है, ठीक है। सैंक्शन लेटर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो 6 स्टेप है हमारे शुरू वाले, ये 6 स्टेप हमारे चेक होते हैं, ठीक है। जो एजेंट आपको कॉल करेगा ना, वो एजेंट आपको कॉल करेगा इन 6 स्टेप तक, ठीक है। वो 6 स्टेप तक कॉल करेगा, आपको बताएगा भाई ये सब चीज हमारा चेक हो गया है। उसके बाद अगर आपकी फाइल सब कुछ ओके होने के बाद आपकी फाइल अप्रूव हो जाती है, तो ये 6 स्टेप होने के बाद तो वहां पर आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है। सैंक्शन लेटर क्या मतलब क्या होता है कि बैंक ने अब आपको वेरीफाई कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया है, और बैंक ने एक लेटर बना दिया आपके लिए, एक एग्रीमेंट बना दिया है कि भाई हम आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही तो आप बात करोगे भाई सेलर से, आप जब तो बात करोगे, पहले आप लोन के लिए कंफर्म कर लोगे ना भाई मुझे इतना लोन मिल सकता है, तभी तो आप बाय करोगे उस प्रॉपर्टी को। तो सैंक्शन लेटर बना के दे देगा बैंक कि भाई ये हमारा एक एग्रीमेंट है, एक लेटर है, और जिसपे बैंक लिख देगा कि भाई मैं आपको 20 लाख 25 लाख जो भी आपने अमाउंट उनसे डिमांड करी हो उतने रुपए तक का लोन दे सकता हूँ इस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो इस लेटर को मिलने के 3 महीने तक वैलिड रहता है, मतलब कि लेटर आपको मिल गया आज, तो आज से 3 महीने तक वैलिड रहेगा, और 3 महीने
लेने के दौरान आप कभी भी लोन ले सकते हो। मतलब एक तरह से ये लोन का अप्रूवल हो जाएगा कि आपको लोन मिल सकता है। अब आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। अब आप जो सेलर है उससे बात कर सकते हो, जो डीलर है उससे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना कि ये सब चीज होने के बाद आपको लेटर भी मिलेगा और लेटर के बाद ही आप वेरीफाई होना। ऐसा ना, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर गलती करते हैं, मतलब बता देता हूँ आपको मैं एक मिनट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई आपने सेलर से बात करी, आपने डीलर से बात करी और डीलर ने आपको बोला भाई ठीक है लोन वोन हो जाएगा, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, ऐसा करो आप 2-3 लाख रुपए बयाना वयाना दे दो, उसके बाद लोन वोन करवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप 2-3 लाख रुपए मत देना। आप पहले डीलर को ये बोलो या फिर सेलर को ये बोलो कि पहले मैं अपना जो लोन का सैंक्शन लेटर है पहले वो ले लेता हूँ। मतलब पहले मैं चेक तो कर लूँ भाई मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मैं पैसे दूंगा। ऐसा ना हो कि आपने पैसे भी दे दिए और आपका लोन भी अप्रूव नहीं हुआ, तो उस केस में डीलर से पैसे निकलवाना आपके लिए भारी हो जाएगा या सेलर से पैसे निकलवाना आपके लिए भारी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोन के लिए मतलब अप्लाई करो, लोन पहले सैंक्शन लेटर ले लो, अप्रूवल ले लो बैंक का कि मुझे आप मतलब आपको लोन मिल जाएगा कंफर्म है। उसके बाद ही आप उनको पैसे वगैरह देना जो भी पैसे देते हो। ठीक है, इसके बाद जो 8वां स्टेप है वो होता है आपका डिसबर्समेंट, मतलब कि फाइनली आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि जब आप लोन लोगे तो उस लोन जब आप लोन फाइनली ले लोगे, मतलब प्रॉपर्टी खरीदोगे, जब रजिस्ट्री आपकी होगी तो वहां पर बैंक आपको पैसा देगा और वो पैसा आप जो सेलर है उसको दे दोगे। हालांकि जो चेक कटेगा वो सेलर के नाम पे कटेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो सेलर को ही मिलता है। ठीक है, मेरे दोस्त के केस में देखा था मैंने कि उसी को पैसा, मतलब जो सेलर था जिससे मेरे दोस्त ने खरीदा था उसी के नाम पे बैंक ने ये चेक काटा था। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज पे जो किया भाई, यहाँ पर जो मेन चीज है कि कौन कौन से बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट आता है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो मुझे नहीं पता आप लोग कब देख रहे हो, किस मंथ में देख रहे हो, तो ये चीज आप वेरीफाई कर लेना कि करंटली ऑनलाइन देख लेना या बैंक में विजिट कर लेना कि भाई किस बैंक का क्या चल रहा है। नॉर्मली जो सरकारी बैंक होते हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट कम रहता है और जो प्राइवेट बैंक रहता है उनका ज्यादा रहता है। तो ये चीज आप देख लेना, ये आपको करंट में देखना पड़ेगा भाई, जब भी आप वीडियो देख रहे हो मेरी ये वाली उस टाइम क्या है ये। ठीक है, फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है। अब आते हैं गाइस यहाँ पर जो फाइनल स्टेज है हमारा, जहाँ पर आपको लोन मिलेगा वो चीज क्या है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 2.8 करोड़, ये चलो इसको मैं रफली कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट वैल्यू की 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की वैल्यू है मार्केट वैल्यू। तो अगर आपको 50 लाख रुपए पर ही लोन चाहिए, मतलब आपको अगर मान लीजिए 40 लाख रुपए का लोन चाहिए, 40 लाख रुपए का अगर आपको लोन चाहिए तो आपको जो रजिस्ट्री होगी वो 50 लाख रुपए की ही करवानी पड़ेगी, समझ गए? क्योंकि जो रजिस्ट्री होगी उसी की वैल्यू देखेगा बैंक, रजिस्ट्री की वैल्यू पर ही बैंक लोन देगा। जो मैं बात कर रहा था ना आपको शुरू में 90% या फिर 70% या फिर 75%, वो रजिस्ट्री वैल्यू का अमाउंट होगा। तो अगर आप 50 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवाओगे तो वहाँ पर आपको अगर 70% है तो आपको 35 लाख रुपये मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू है बट आप रजिस्ट्री करवा रहे हो मात्र 15 लाख रुपए की। ठीक है, 15 लाख रुपए की आप रजिस्ट्री करवाते हो तो उस केस में आपको 15 लाख रुपए का ही जो 90% है वो मिलेगा, समझ के भाई 15 लाख रुपए का 90% मिलेगा आपको, मतलब कि हो गया करीब हमारा 13 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 13.5 लाख रुपए आपको लोन मिलेगा बस। बाकी जो अमाउंट बचा 50 लाख में से घटा दोगे तो कितना बचेगा, करीब 37 लाख रुपए। तो 37 लाख रुपए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, समझ गए? आप ऐसा नहीं कि भाई मैं ये प्लॉट खरीद रहा हूँ और ये 50 लाख रुपए वैल्यू है बट मुझे रजिस्ट्री करवानी है 15-16 लाख रुपए की और मुझे ये करवा दो, ऐसा नहीं होगा। रजिस्ट्री जितने वैल्यू की होगी उसी का अमाउंट, उसी का परसेंटेज बैंक आपको लोन देगा। रजिस्ट्री की वैल्यू देखेगा, वो मार्केट वैल्यू नहीं देखेगा। चाहे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट में 1 करोड़ हो बट उसकी रजिस्ट्री अगर 20 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए की है तो 20 लाख रुपए के हिसाब से ही बैंक आपको लोन देगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त के केस में वैसे ही था, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 40 लाख रुपए की थी, 40 लाख रुपए की थी बट जो रजिस्ट्री उसने करवाई थी वो करीब उसने करवाई थी 20 लाख रुपए पे। ठीक है, तो 20 लाख रुपए की रजिस्ट्री थी, उसको 18 लाख रुपए का लोन मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। और यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे कि मान लो जो आप सैलरी पर्सन हो तो उस केस में तो भाई यही रहेगा, बट अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में बैंक आपको जो बाकी का 37 लाख रुपए ये भी दे देगा बट अलग लोन के नाम पे दे देगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना यहाँ पर क्या रहता है। इसके अलावा गैस क्या रहता है, जो बैंक होता है बता दिया मैंने आपको, 75% रजिस्ट्री वैल्यू होती है, जो भी है लोन ये हो जाएगा आपको, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट वगैरह वो चीज़ वहाँ पर रहती है। ठीक है, एक चीज़ और जो मुझसे यहाँ पर मिस हो गई है वो होता है भाई हेल्थ इंश्योरेंस, वो मुझसे मिस हो गया कहीं पर, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर था शायद, हेल्थ इंश्योरेंस भाई ये रहा। ठीक है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये चीज़ छूट गई थी मुझसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता भी होगा अगर आपने आपके दोस्त वगैरह लोन लिया हो, बाकी मेरे दोस्तों ने लोन लिया, बता देता हूँ मैं आपको कि जब आप लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, तो उस केस में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में लेना पड़ता है उसी बैंक के थ्रू। मतलब कि मान लीजिए 18 लाख रुपए का लोन है तो 18 लाख रुपए का ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, उसकी किस्त भी आपको EMI के साथ में ही देनी पड़ेगी, समझ गए? अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपने लोन के साथ में लिया है, होम लोन इंश्योरेंस कह लीजिए इसको, तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी।
मान लीजिए आपका पहले से ही कोई टर्म इंश्योरेंस है या फिर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, एलआईसी करवा रखी है, और आप उन बैंक वालों को बोलते हो भाई मेरा तो मेरा तो इंश्योरेंस पहले से हो रखा है, तो मैं ये इंश्योरेंस नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अलग से इसकी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो उस केस में बैंक हो सकता है आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दे, वो बोले भैया अगर इंश्योरेंस नहीं लोगे तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। वैसे मैंडेटरी नहीं है, आप इंश्योरेंस लो या करवाओ मत करवाओ वो आपकी मर्जी है, बट ये लेना पड़ता है नॉर्मली भाई। मतलब अगर हकीकत की दुनिया की बात करें तो भाई ये इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ये कहता है भाई कि मान लीजिए आपने लोन लिया और आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, आप एक्सपायर हो जाते हो, डेथ हो जाती है आपकी, तो उस केस में जो इंश्योरेंस का पैसा है वो हम मतलब जो लोन का पैसा है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे, ठीक है। आपके परिवार को तंग नहीं करेंगे, आपका घर कहीं नहीं जाएगा आपके ना रहने के बाद भी। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लोगे तो उस केस में हो सकता है कि भैया आपके जाने के बाद आपका घर भी चले जाए, आपके परिवार को दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, अगर आपका पहले से इंश्योरेंस है तो भी आपको लेना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी लेना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो भाई मैं ऐसा करता हूँ टर्म इंश्योरेंस अलग से ले लूँगा सस्ता सा, और ये वाला इंश्योरेंस नहीं लूँगा क्योंकि इसकी ईएमआई ज़्यादा होगी टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले, तो वहाँ पर भी गाइज आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि आपको ये वाला लेना ही पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, क्या पता वो काम आ जाए, क्योंकि मेरे दोस्त ने लोन लिया था तो मुझे पता है। मेरे दोस्त ने जैसे कि 18 लाख रुपए का लोन लिया था और उसकी किस्त करीब 17-18 हज़ार रुपये थी, 17-18 साल के लिए थी। उसने जो घर बनाया था, प्लॉट लिया था उसने, जब उसने घर बनाया था तो उसने उस पर भी लोन लिया था, बनाने के लिए भी लोन लिया था, बट बनाने के लिए उसने अलग से लोन नहीं लिया। उसने क्या किया, 18 लाख रुपए का लोन था, तो पहले वो बैंक गया, उसने बोला कि भाई मुझे बनाने के लिए लोन चाहिए, बट मुझे अलग से लोन नहीं चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मेरा 18 लाख रुपए का लोन भी चल रहा है और एक लोन और भी चल रहा है, ऐसा ना हो। तो बैंक ने क्या बोला उसको कि हम आपको 25 लाख रुपए का लोन देंगे, ठीक है। 25 लाख रुपए के लोन में हम पहले 18 लाख रुपए का जो लोन है वो क्लियर कर देंगे, बाकी के जो 7 लाख रुपए है वो आपको दे देंगे, जिससे आप अपना मकान वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसका 18 लाख रुपए का लोन भी खत्म हो गया, मतलब उसका अब 25 लाख रुपए का लोन हो गया, पर एक लोन रहा। ऐसा नहीं है कि बनाने का अलग लोन चल रहा है और 18 लाख रुपए का अलग लोन चल रहा है, ऐसा नहीं है, उसकी ईएमआई एक ही है, ठीक है। तो हालांकि थोड़ी बढ़ गई है वो। तो बस भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ऐसे और टॉपिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।